नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं विवेक पांडे। स्वागत है आप सभी का यूपीपीसीएस स्टडी आईक्यू पर। आज हम लोग एकत्र हुए हैं आप सभी के मन में उठने वाले उन प्रश्नों का जवाब लेकर, जिन्हें आप अक्सर चाहते हैं कि इनका जवाब अगर आपको कोई मेंटोर या घर का कोई व्यक्ति या कोई दोस्त या कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको मिले जो आपके मन में चल रहे उथल पुथल और तैयारी को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के चल रही चिंताओं के संबंध में कोई पुख्ता जवाब दे सके, कोई पक्का ब्लूप्रिंट तैयार हो तो मेरे सामने पेश कर दे। उसी स्ट्रक्चर पर मैं आगे बढ़ूं और अपने चयन की प्रक्रिया में शामिल हो जाऊं। इसी उद्देश्य से आज का ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं और इस प्रक्रिया में मैं और आपके बीच में आदरणीय विपुल त्रिपाठी सर स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं और आदरणीय विपुल त्रिपाठी सर आप लोगों को यूपीपीसीएस की तैयारी के संबंध में आप लोगों के मन में चल रहे जितने भी प्रश्न उठते हैं उन सब का जवाब बहुत तार्किक विश्लेषण के साथ लेकर के आ रहे हैं। तो एक एक प्रश्न, मैं कुछ प्रश्न लाया हूं जो आप लोगों की तरफ से ही भेजे गए हैं, वो मैं आदरणीय विपुल सर से पूछूंगा, और कुछ ऐसे प्रश्न जो आप मुझसे जिसका उत्तर जानना चाहते हैं वो आदरणीय विपुल सर के पास है, वो मुझसे पूछेंगे, और इसी बीच में आप अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर लेंगे और अपनी चयन प्रक्रिया का हिस्सा बनते चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। सर, आप लोगों के लिए विद्यार्थियों का प्रश्न आया हुआ है। सबसे पहला सवाल है सर कि क्या ये परीक्षा केवल ज्ञान की परीक्षा है? विद्यार्थी वर्ष भर बहुत मन लगा करके दुनिया भर के संस्थानों से जुड़ता है, बहुत सारी पुस्तकें खरीदता है, बहुत यत्न करता है और वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए जितने भी प्रयास हो सकते हैं सारे अथक प्रयास करता है। तो क्या विद्यार्थियों को आप बता सकते हैं कि क्या यह केवल ज्ञान की परीक्षा है? देखिए विवेक सर, सिविल सर्विसेज की परीक्षा सिर्फ ज्ञान की परीक्षा तो नहीं है जी। अगर आप ये कहें कि सिर्फ नॉलेज का एग्ज़ाम है, कि नॉलेज बेस्ड अगर आप तैयारी कर लेते हैं और आप सोचते हैं कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे सिर्फ नॉलेज धारण करके, तो ये मुश्किल होता है सर। ये धैर्य की परीक्षा है, अनुशासन की परीक्षा है, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, पेशेंस, ये बहुत ज़रूरी है इस परीक्षा की तैयारी के लिए। और होता क्या है कि केवल ज्ञान की परीक्षा समझकर जब व्यक्ति तैयारी करता है तो वही व्यक्ति तनाव में आता है, और जब आप तनाव में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि आगे का एग्ज़ाम मेंस में दिक्कत होगी, इंटरव्यू में भी दिक्कत होगी। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि आप तैयारी करिए। आजकल मार्केट में संसाधन बहुत हैं, संसाधनों को सिलेक्ट करिए। जो संसाधन आपके लिए रेलेवेंट हैं, जो संसाधन आपके लिए उचित हैं, उन संसाधनों का आप चयन करिए, सही दिशा में तैयारी करिए, लेकिन पेशेंस बनाए रखिए, अनुशासन बनाए रखिए। पेशेंस का मतलब ये है कि आपको जरा सी बात पर और जरा सा समय होने पर विचलित नहीं होना है, क्योंकि लगातार रहना है ना विवेक सर, कंटिन्यू रहना है। लगातार आपको तैयारी करनी है कि आपने अगर टारगेट बनाया है कि हम 2 साल में इस परीक्षा को निकालेंगे, या हो सकता है कि 2 साल में अगर नहीं निकला तो 1 साल अगर और देना चाहिए तो दीजिए। पेशेंस बनाए रखिए और एकदम डिसिप्लिन्ड वे में तैयारी करिए। यानी कि तैयारी के लिए कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए सर। आजकल क्या है कि मेरे बाबा कहा करते थे कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उस लक्ष्य में अनुशासन बहुत ज़रूरी है। अनुशासन के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे आप देखिए कि सेना विदाउट अनुशासन नहीं कार्य कर सकती, बिना अनुशासन के सेना अपना लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकती। तो कुछ भी आप करते हैं तो वहाँ अनुशासन ज़रूरी है। तो तैयारी में भी आपका डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है कि आप लगातार रहें और सही तरीके से पढ़ें। ठंड का मौसम है सर, सामान्य मौसम में भी हम लोग कांप उठते हैं। -40 डिग्री सेल्सियस पर अगर बर्फ़ के बीच में एक व्यक्ति खड़ा होकर के भागने की कोशिश नहीं करता है, अथक रूप में खड़ा रहता है और अपने सारी क्षमताएं अपने देश के लिए लगाता है, तो उसमें अनुशासन सबसे पहले मायने रखता है। मैं आप ही की बात में थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा सर। जैसे कि आपने कहा कि जो भी प्रयास किए जाएं उसमें निरंतरता होनी चाहिए। सर, मानव निर्मित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानव ही जोर लगाता है, राइट, और तभी वो उसको प्राप्त भी कर सकता है। लेकिन जैसे कि आपने सर बताया, इसी में विद्यार्थियों के साथ जो अनुशासन की व्यवस्थाओं को मैं देखता हूँ तो वो 10 दिन किसी चीज़ के पीछे लगते हैं। जैसे उन्होंने तय ही कर लिया, जैसे आप तो पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, उन्होंने तय किया कि अब की सीखूंगा। संभव है कि वो एम लक्ष्मीकांत उठा के ले आए, संभव है कि वो आपके बैच का हिस्सा बने, संभव है कि आपके नोट्स मांग करके पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन वो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाते। वो 1 हफ्ते या 10 दिन में फिर से अपने उसी सामान्य दुनिया में चले जाते हैं जहाँ चयन प्रक्रिया से हट जाते हैं। इसको कैसे मेकओवर करना चाहिए? ये लगातार बने रहना जो है, अगर ये किसी को आ गया तो दुनिया कोई ताकत उसका चयन नहीं रोक सकती है, मेरा दावा है। स्वयं का निर्माण है ये। आप खुद सोचिए, अपने लिए आप सोचिए सर।
हम लोग भी कभी कभी ऐसा करते हैं कि कुछ चीज़ों को टारगेट बनाते हैं कि हमें अचीव करना है, और जनरली ऐसा होता है कि 1 2 3 4 बार हम उसे स्किप कर देते हैं, कुछ दिनों बाद हम उसे छोड़ देते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप बस इतना अपने अंदर ढाल लीजिए कि आप क्विट नहीं करेंगे। एक करके ही रहना। परेशानी होगी, चुनौतियां बहुत आएंगी विवेक सर। हर 10 दिन में आपको लगेगा कुछ ना कुछ चैलेंजेज आएंगे, कुछ ना कुछ चुनौतियां। कभी आप बीमार हो गए, बुखार आ गया, मौसी के यहाँ न्योता हो गया, ठीक है, वहाँ चले गए, तो हमेशा कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि हर बार हमको अपने आप को, अपने मन को ये कहना है कि नहीं, लगे रहना है। बस यही है रामबाण सिविल सर्विसेज की तैयारी में। तो कुल जमा सरल भाषा में बात ये रही कि यह केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं है। ज्ञान आवश्यक है, परंतु कंसिस्टेंसी के साथ, निरंतरता के साथ इसे एक विश्लेषणात्मक रूप में इसको विश्लेषण करना चाहिए इसका, और इसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया सर विद्यार्थियों को कि ये केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं है, अनुशासन आवश्यक है। सर दूसरा सवाल ये था बच्चों का कि मैं कोचिंग नहीं करना चाहता हूँ, या मैं कोचिंग बहुत कर चुका, मैं थक चुका हूँ, मैं खुद से पढ़ना चाहता हूँ, तो क्या बिना कोचिंग संस्थान की सहायता लिए कोई बच्चा यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है? और इसमें मैं एक सवाल और ऐड करूंगा सर, कि क्या मुझे पहले ही तय कर लेना चाहिए कि मुझे प्रॉपर केवल यूपीएससी देना है या यूपीपीसीएस देना है, या यूपीएससी देना है तो यूपीपीसीएस नहीं देना, या यूपीपीसीएस देना है तो केवल उसी के पाठ्यक्रम पर आधारित रहना है? तो क्या कहना चाहेंगे सर आप इस पर? देखिए, अगर आप ये सवाल मुझसे कर रहे हैं कि क्या बिना कोचिंग के परीक्षा निकालना संभव है, तो उसका जवाब है हाँ, लेकिन गाइडेंस चाहिए। आप बिना कोचिंग निकाल सकते हैं, सेल्फ स्टडी करके आप 100% निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए। कोई बताने वाला चाहिए कि आपकी गलतियां क्या हैं, आप उसको कैसे ठीक करेंगे। हाँ बिल्कुल। और कोचिंग का रोल ये होता है कि हम गाइड करते हैं। आपको क्या लगता है कि हम किसी की परीक्षा में ये योगदान करते हैं कि उसका सारा का सारा सब कुछ पूरा सिलेबस, हाँ पूरा काम उसका कर दें हम? ऐसा थोड़ी होता है। हमारा काम हमारा शिक्षक कर दे, हमारा काम हमारा शिक्षक कर दे, हमारा काम हमारी कोचिंग कर दे। कोचिंग हमको सब कुछ दे दे। विद्यार्थी आजकल का ये चाहता है कि कोचिंग पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ हमें प्रोवाइड कर दे, सब कुछ। इवन ऐसे जैसे एकेडमिक एग्जाम में नहीं होता था विवेक सर, पहले एकेडमिक एग्जाम में क्या होता था कि हम जो पढ़ के जाते थे वो हम लिखते थे, चाहे वो आया हो चाहे ना आया हो। जनरली ऐसा होता था, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग भाई मध्यम वर्गीय परिवार से रहे हैं, सामान्य हम लोग मिडिल क्लास परिवार के तो लोग हैं। जिन कॉलेजेस में हम लोग पढ़े हैं वहाँ पर पढ़ाई गाइड आधारित रही है, और गाइड आधारित पढ़ाई रही है। तो ऐसे में क्या रहा है कि एकेडमिक एग्जाम पता चला है जब, तो उसके 1 महीने पहले एक सीरीज टाइप का आता था। अगर आप रट लिए कुछ क्वेश्चंस के बिहाफ पे अपने आप को तैयार कर लिए कि लॉन्ग क्वेश्चन होंगे तो इसमें सब जगह ये आंसर तो लिख के तो गाइड आधारित परीक्षा थी। लेकिन ये परीक्षा गाइड आधारित थोड़ी ना है। इस परीक्षा में ये थोड़ी पता है आपको कि हम पेज भर के चले आएंगे। जनरली जो है लोग ऐसा अगर पेज भर के चले आएंगे तो हमको नंबर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। जो प्रश्न की डिमांड है वही लिखना होता है, प्रश्न का जो स्वरूप है, जिस तरह का प्रश्न एग्जामिनर चाहता है वही आपको लिखना होता है, और ये चीज़ें आप स्वयं से ही डेवलप कर सकते हैं। मैं इस बात का दावा करता हूँ विवेक सर कि कोई भी मास्टर, कोई भी ट्यूटर, कोई भी मेंटोर, कोई भी कोचिंग आपके भीतर उत्तर लेखन क्षमता और मेंस का अप्रोच तब तक नहीं डेवलप कर सकती जब तक आप खुद से नहीं चाहते, प्रयास न करें। खुद से आपको जुटना पड़ेगा। हमारा क्या रोल है? तो हमारा रोल इसमें यह है कि हम आपको सरलता से सारी चीज़ों को आपके समक्ष पेश करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम आपको सिखाते हैं कि आप कैसे लिखें, हम आपको अप्रोच बताते हैं। जैसे मेंस का कोई सवाल है, तो मेंस का कोई पॉलिटी का सवाल आया तो हम आपको ये बताते हैं कि आप इंट्रोडक्शन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, मेन बॉडी में क्या ड्रॉ कर सकते हैं, कंक्लूजन आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, है ना। इंट्रोडक्शन को और प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है, कंक्लूजन को और प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है, हम ये बताते हैं। हम एकदम पॉइंट टू पॉइंट आप कहो कि हम बोल दें और वही आप लिख के चले आओ, तो ये वो परीक्षा नहीं है। अधिकतर विद्यार्थियों का ये देखने को मिलता है सर कि वो चाहते हैं कि एक शिक्षक हमें हमारे बैच में बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर लिख के दे दे, और उस आंसर के बिहाफ पर ही मैं अपना आंसर बना लूंगा, या तो उसको चेप करके, कॉपी करके, या वैसी ही शब्दावली का प्रयोग करके। ईमानदारी से कहूँ तो ऐसा नहीं है, नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। तो आपके सवाल का जवाब अगर एक बार में मैं दूं तो कोचिंग के बगैर बहुत सारे बच्चों ने सफलता अर्जित की है, बहुत सारे बच्चों ने जो है बहुत अच्छी रैंक लाई। उन्हें मार्ग दिखाने वाला कोई चाहिए जो उनकी गलतियों पर काम कर सके और उन्हें बता सके कि आप जितना ये गलत रास्ते पर 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहे हैं ना, इतना ही 5 किलोमीटर आपको लौट के आना पड़ेगा और आप फिर जीरो पे होंगे। कोचिंग का सब 2 महत्व मैं एक लाइन में बताता हूँ। पहला, आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे 6 महीने में, हमारे साथ आप पढ़ेंगे 1.5 महीने में। आप सेल्फ स्टडी से हो सकता है तैयारी में 3 साल लगा दें, हमारे साथ आप
वो काम 1 साल में कर शायद वो सोच भी डेवलप ना कर पाए जो आंसर राइटिंग के लिए चाहिए, या कुछ खामियां रह सकती हैं, लेकिन समय लग जाता है। डेवलप तो आदमी मनुष्य अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता, लेकिन समय लग जाता है। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ और जोड़ेंगे कि यही जो आपने कहा कि सफलता पाई जा सकती है, कोचिंग संस्थानों की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं रहे। हमने अपने विद्यालय में काम कुछ कमी रखी, मटरगश्ती किया, पढ़ाई में कम ध्यान दिया। अपने एकेडमिक्स के दौरान जैसे कि अभी आप बता रहे थे एग्जाम्पल में ना कि हमने गाइड आधारित पढ़ाई किया। तो अगर आज भी अगर हम नए विद्यार्थियों को देखें जो विश्वविद्यालय जा रहे हैं, जो अपने परीक्षा में एक अच्छा भूमिका अदा कर रहे हैं, ठीक से एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन्होंने उस टाइम पे किताबें खरीदी थी। न जाने हमारे कितने ऐसे दोस्त रहे हैं जो अपने ग्रेजुएशन के दौरान कोई किताब ही नहीं खरीदते थे, वो किताब को केवल गाइड के रूप में ही देखते थे। तो उस आधार पर अगर बच्चा आज भी यही गलती कर रहा है ना सर, अगर जैसे हर बच्चा ये कहता है कि सर मुझे बुक लिस्ट बता दीजिए, तो ऐसा लगता है जैसे मैं मार्केट में जाऊँगा और 15-20 हज़ार रुपये की एक बुक खरीद करके ले आऊँगा और वही वो बुक होगी जिससे कुछ सीढ़ियाँ चढ़ करके मैं सिलेक्शन ले लूँगा। लेकिन उसको पता तो है नहीं कि उस किताब को पढ़ना कैसे है, उस किताब में जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको अन्य सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कैसे करना है। ये सारी चीज़ें क्या बच्चा खुद से प्रयास करके कैसे डेवलप करेगा? मतलब इसमें थोड़ा सा 1-2 लाइन अगर कुछ हो सके सर तो। जैसे आपने एकेडमिक वाली बात कही, तो मेरा ये मानना है सर कि एकेडमिक बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। चाहे आपने सपना बनाया हो, चाहे आपने सपना सिविल सर्विसेज का ना बनाया हो, एकेडमिक आप अच्छे से अगर नहीं पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपना बेसिक कमज़ोर कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ये गलतियाँ की, इवन हम लोगों की पढ़ाई के दौरान भी ये गलतियाँ कहीं ना कहीं हुई थी। लेकिन अगर आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, तो आप एकेडमिक को बहुत बढ़िया से पढ़िए। हाँ ठीक है, अगर आपने लक्ष्य बनाया है कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे तो उस लक्ष्य में आप अपने सिलेबस को इंक्लूड करिए, थोड़ा बहुत तैयारी आप करते रहिए, आप एकेडमिक के दौरान करते रहिए, लेकिन एकेडमिक को आपको बहुत बढ़िया से पढ़ना। सर बेशक आप बीएससी क्यों ना कर रहे हो, आप वहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे, फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे, लेकिन वो पढ़ने की एक आदत जो डेवलप हो रही है ना, जो रील की दुनिया से बाहर, एक स्क्रीन की दुनिया से बाहर, जो हमें कॉन्टेक्स्ट को खुद अपनी आंखों से देख करके अपने अंदर की समझ से उसको समझते हुए उसको लिखने की जो प्रक्रिया है वो तो आ रही है ना। फिर वो जब दूसरे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पे आएगा तो वो फिर से कर लिया जाएगा। दूसरी बात, जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है वो क्या ग्रेजुएशन से ऊपर का है क्या? अगर आप बीए कर रहे हैं और बीए में आपका विषय इतिहास है और पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको कोचिंग की ज़रूरत या मास्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप ढंग से एकेडमिक पढ़ रहे हैं तो ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो इसका मतलब है कि आपने एकेडमिक अच्छे से नहीं पढ़ा है। सर एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, अमूमन विद्यार्थी देख करके कहते हैं कि बड़ी मोटी किताब है, कोई और ऐसी किताब बता दीजिए जिसमें वन लाइनर टाइप का कुछ लिखा हुआ हो। जवाब तो मैं नहीं दे पाता हूँ, लेकिन आज एक बात कहना चाहूँगा कि जिस देश का नागरिक और ख़ास तौर पर विद्यार्थी जीवन में कोई व्यक्ति किताबों को देख करके उसके भार के आधार पर, उसके अतिरिक्त पन्नों के आधार पर अगर उसकी काउंटिंग करता है तो मुझे लगता है कि उस देश का विकास अब अवरुद्ध होने वाला है। तो अगर आपके मन में कुछ ऐसा चलता हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप किताबों के भार के आधार पर, मोटे पतले होने के आधार पर नहीं, उसमें लिखे हुए ज्ञान के आधार पर उसको आंकिए और ज़रूर पढ़िए, इसके बिना कुछ नहीं। देखिए विवेक सर क्या कहना चाह रहे हैं, आप जानते हैं विवेक सर एक बात कहना चाह रहे हैं ये पूरी लाइन के माध्यम से कि ये जो आपका अप्रोच है मोटका राष्ट्रपति पतरका राष्ट्रपति वाला, इसको बदलिए, इस अप्रोच से बाहर आइए। इनके कहने का अर्थ ये है कि बाज़ार में बहुत सारी किताबें हैं जो फैक्ट का भंडार हैं, जिसमें 1000 2-2 हज़ार फैक्ट लिखे हुए हैं कि उनकी मम्मी का क्या नाम था, उनकी पापा का क्या नाम था। परीक्षा इसकी है ही नहीं, इसकी डिमांड ही नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कि प्री में बहुत फैक्ट आते हैं, मैं मानता हूँ कि बिना फैक्ट के प्री नहीं पास किया जा सकता है, लेकिन भावना को समझना होगा, विषय के अंदर के जो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है उसको समझना होगा, उसके साथ न्याय तभी होगा। बिल्कुल, जैसे पॉलिटी के लिए सर मैं आपको कहूँ कि लोग कहते हैं कि पॉलिटी सबसे सरल है, लेकिन फिर भी तैयार नहीं होती है। और मैं भी ये मानता हूँ कि जीएस पेपर 2 में सबसे सरल अगर कोई है तो वो पॉलिटी है। इंडियन पॉलिटी अगर ओवरऑल देखा जाए तो बड़ा सरल है, लेकिन फिर भी होता क्या है कि लोग उसे नहीं तैयार कर पाते हैं। तो जानते हैं क्यों? क्योंकि सिर्फ उसका एक कारण है, रटते हैं। फिर भी आप भावना समझिए, गलतियाँ क्यों करते हैं? हाँ, गलतियाँ क्यों करते हैं इस पे आता हूँ, लेकिन पहले जैसे संविधान की बात हुई, पॉलिटी की बात हुई, तो लोग क्या करते हैं कि उसको रटते हैं। जैसे सेकुलरिज्म पढ़े तो उन्होंने सिर्फ रटा, सेकुलरिज्म क्या है, सेकुलरिज्म कब जोड़ा गया, है ना, फलाने केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया। भावना नहीं समझते। भावना का अर्थ है कि आखिर सेकुलरिज्म क्यों आया, इसकी आवश्यकता हाँ, धर्मनिरपेक्षता की भावना क्यों आई, धर्मवाद क्यों नहीं, आखिर आज का दौर सेकुलरिज्म को सबसे ज़्यादा क्यों अपना रहा है,
इसके पीछे का क्या रहस्य है। तो इस तरह से मूल भावना जिसे कहते हैं विवेक सर, आप तो हिंदी के मास्टर हैं, हाँ, तो हर किसी पर्टिकुलर टॉपिक, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बातें हैं वो बातें किस लिए हैं, वो समाज की आकांक्षाओं का पिटारा है, वो समाज को आगे चल के गढ़ने के लिए, समाज के भविष्य के लिए है। कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके का क्या है, कानून है। तो कोई भी कानून जब बनता है तो उसके पीछे का कुछ लक्ष्य है ना, उसके पीछे का कुछ उद्देश्य है ना। अगर मान लीजिए कि आप कोई भी कानून का निर्माण अभी कर रहे हैं, कि सुबह अगर आप अपने बच्चे को कह रहे हैं विवेक सर, खैर आप तो गैर शादीशुदा हैं, लेकिन हाँ, तो मान लीजिए आप अपने बच्चे से कह रहे हैं कि सुबह 8 बजे उठ जाना, और अगर सुबह 8 बजे ना उठे तो कल लठी आएंगे, तो उसके पीछे का आपका कुछ मकसद होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। क्या मकसद होगा? संवेदना होगी, कुछ अर्थ छुपे होंगे, उसके परिवर्तन के लिए कुछ बात छुपी होगी। हाँ, आप चाहते होंगे कि ना परिवर्तन हो, इसीलिए आप कह रहे हैं ना। तो यही बात विषय में होती है कि जब आप कुछ पढ़िए तो उसके पीछे का क्या उद्देश्य है ये समझने की कोशिश करिए, भावना समझने की कोशिश करिए। अगर विषय के संवेदना को बच्चा समझ लेता है ना, तभी वह उसको अन्य विषयों के साथ कनेक्ट भी कर पाएगा। और दरअसल सर यूपीपीएससी इसी चीज़ का एग्जाम भी है, क्योंकि सर 5,000 विद्यार्थी, 10,000 विद्यार्थी बैठ करके मुख्य परीक्षा लिख रहा है। सारे लोग वही फैक्ट लिख रहे होंगे, वही किताबें आ रही हैं, वही चीज़ें लिख रहे होंगे। वो तो ये देखना चाह रहा होगा ना मुख्य परीक्षा में कि आपका अपना मस्तिष्क इस देश के विकास में किस प्रकार का योगदान दे रहा होगा। तो इसलिए वो ज़रूरी होगा मेरे हिसाब से। सर आपने एक चीज़ जोड़ना चाहिए इसमें कि बच्चे इसमें गलतियों से बचें कैसे, इन गलतियों से कैसे बच सकते हैं, कुछ अगर 1-2 की पॉइंट्स अगर आप बच्चों को दे सकें तो। ये किताबी गलतियाँ, हाँ, किताबी गलतियाँ, लिखने के अप्रोच को कब डेवलप करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर प्री निकल जाए तो मेंस के बारे में सोचेंगे, थोड़ा इस हास्यास्पद विषय पे भी कुछ बात हो जाए। क्या है कि दिशा सही करनी है बस। हाँ। आप उचित डायरेक्शन में चलिए, तैयारी सही चलेगी। उचित डायरेक्शन का मतलब ये है कि जैसे मैं 3-4 बुलेट पॉइंट्स आपको बताता हूँ। हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि सिविल सर्विसेज की तैयारी मेंस टू प्री होती है, ना कि प्री टू मेंस। सबसे पहली बात, तैयारी के शुरुआत में 4-5 दिन तक आपको सिर्फ सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस को समझना है, प्री और मेंस के क्वेश्चंस देखने हैं कैसे आ रहे हैं, सिर्फ देखना है विवेक सर, बहुत जज्बाती नहीं होना है। फिर उसके बाद सिलेबस आपने देख लिया, सिलेबस में क्या आ रहा है आपको पता चल गया, आप मेंस टू प्री तैयारी शुरू करिए। मेंस टू प्री आप पढ़िए, लगातार पढ़िए, टारगेट बना के पढ़िए, लगातार पढ़िए, और लगातार 2-2 विषय करके, 3-3 विषय करके आप तैयार करिए। 1-1.5 साल का समय लीजिए। और हाँ सर, ये जो होता है ना कि 2026 जैसे अभी है, अभी तैयारी में कुछ लोग आए हैं और रोज कोई ना कोई मैसेज करता है सब 2026 वाला करना है ना। तो मैं भी क्या कहूँ, मैं कहता हूँ कि भाई देखो ऐसा 2027 टारगेट करो। आज अगर आप तैयारी कर रहे हैं शुरू और 2026 का आपने प्री निकाल लिया तो आप क्या कर लेंगे, आप बताइए। तो इसलिए उनको क्या करना चाहिए, 2027 के लिए जाएं। आप मेंस टू प्री तैयारी करिए। आप पूरा विषय जब तक आपका तैयार नहीं हो रहा है तब तक आप प्री देने चले जाइए, लेकिन वो आपका सबसे रियल एग्जाम टारगेट वाला परीक्षा नहीं होगी। कहने का अर्थ ये है कि जब आपका कंप्लीट सिलेबस तैयार हो जाए तब उसके 3 महीने बाद जब आपका एग्जाम है प्री का, तो खूब बढ़िया से प्री की प्रैक्टिस करिए और प्री देने जाइए। बात समझ रहे हैं ना मेरे विवेक सर, पूरा तैयार करना है सिलेबस। कुछ उस विषय पर आधारित 1000 क्वेश्चंस लगा लीजिए जिससे आपकी समझ विकसित हो जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरा आप तैयार करिए सिलेबस, और पूरा सिलेबस तैयार करने के बाद अब प्री आने वाला है। अब उसके 3 महीने पहले से आप प्री ओरिएंटेड पढ़िए, प्री की टेस्ट सीरीज दीजिए, मॉक लगाइए, मॉडल क्वेश्चन लगाइए, पीवाईक्यू को जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करिए, लेकिन ये तब करना है जब आपका पूरा सिलेबस मेंस लेवल का तैयार हो जाए तब। मैं यहाँ एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा सर, पीवाईक्यू क्यों लगाने चाहिए। देखिए पीवाईक्यू इसलिए आपको बोला जाता है, पीवाईक्यू का कुछ अलग मतलब नहीं होता है। जो प्रीवियस ईयर में पेपर आ चुके हैं उन्हीं पेपर का भंडारण मार्केट में मिलता है। किसी भी पब्लिकेशन का आप जाइए, उठा लीजिए और वो ले आकर के आप देखिए। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। आपने चाहे तो हो सकता है सिलेबस ना भी कंप्लीट किया हो, आधा पढ़े हो, उस विषय के बारे में कुछ भी जानते हो, तो आप एक बार पीवाईक्यू उठाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि उस टॉपिक पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो यानी कि आपके सब्जेक्ट की डिमांड आपको पता चल जाती है। तो जब आप टॉपिक की डिमांड को समझने लगते हैं तो उसकी डिमांड के बिहाफ पर आप उस कॉन्सेप्ट को निकालना शुरू करते हैं, समझना शुरू कर देते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ ऐसे पढ़नी चाहिए थी, क्योंकि मेरा जो एग्जामिनर है वो मुझसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा जिसका मुझे जवाब देना। भाई एग्जाम को समझना है तो आपको पीवाईक्यू करना पड़ेगा। एग्जाम को आप एग्जाम समझ ही नहीं पाएंगे, एग्जाम छोड़िए आप हमको नहीं समझ पाएंगे। विवेक सर आपका आकलन कैसे करे विद्यार्थी। अब आप कहेंगे विद्यार्थी क्या ज़रूरत है आकलन करने की हमारा, लेकिन मैं मान लो कह रहा हूँ कि विद्यार्थी आपका आकलन कैसे करेगा। आपकी पढ़ाई हुई चीज़ें अगर एग्ज़ाम में आ रही हैं, उसको मदद दे रही हैं, तो आप उसके लिए उपयोगी हैं।
और आपकी पढ़ाई हुई चीज़ें अगर नहीं आ रही हैं तो आप उसके लिए उपयोगी नहीं हैं। टीचिंग आर्ट के आधार पे, कंटेंट की क्रिएटिविटी के आधार पे उसको मैं कैसे समझा पाता हूँ, वो कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाता है, मेरे क्वेश्चंस उसको कैसे अब जैसे मैंने पॉलिटी पढ़ाई, मैंने पूरी पॉलिटी पढ़ा दी। अब आप पिछले 10 साल के पीसीएस के पेपर उठाइए और उसमें पॉलिटी के जो क्वेश्चंस आए हैं उनको लगाइए, और अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं या आपको लग रहा है कि आपका पढ़ा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब मैं आपके लिए उपयोगी नहीं हूँ। सिंपल सी बात है, यानी कि आपने हमसे कंटेंट को पढ़ा, हमसे पढ़ने के बाद आप या तो मैं असफल रहा पढ़ाने में या तो आप असफल रहे पढ़ने में। करेक्ट, सही बात है सर। ज़्यादातर विद्यार्थी इस चीज़ को बहुत गौर से समझिएगा, सर ने बहुत बड़ी बात कही है कि अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं और आपने उनसे पढ़ने के बाद अपनी नोट्स कंप्लीट कर लिया है, कॉन्टेक्स्ट को समझ गए हैं, उसके सही अर्थों को, उसकी संवेदनाओं को समझ गए हैं, और आपसे पीवाईक्यू फिर भी नहीं सॉल्व हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपके कंटेंट में दम नहीं था। इसका मतलब आपके समझने में, आपकी बुद्धि में कुछ कमी थी, उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, दोबारा नोट्स क्रिएट करने की ज़रूरत है, कहीं तो चूक हुई है, उस चूक पर काम करने की ज़रूरत है। करेक्ट सर? ठीक है, मुझे लगता है कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना चाहिए सर। अब एक क्वेश्चन आया था बच्चों का आपके लिए कि असफलता से कैसे बच सकते हैं। मैं कैसे, विद्यार्थी लगातार इस डर से ही जीते रह जाते हैं, साल भर कोर्स नहीं पूरा हुआ, इस बार भी नहीं हुआ, 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद भी नहीं हुआ, क्या करना चाहिए? देखिए, असफलता से बचने का सिर्फ एक तरीका है, असफलता से सीखना। जब भी कभी आप असफल होते हैं तो आप उससे सीखिए। क्या सीखना है? कुछ ना कुछ गलतियां रही होंगी ना जिसकी वजह से आप असफल हुए होंगे। आपने मॉक लगाया, मॉक में आपके 60 नंबर आए, आप उम्मीद करके बैठे थे कि पूरा सिलेबस हमने पढ़ा है 120 आना चाहिए, तो 60 में 60 आए, 60 गलत हुए, तो जाके देखिए 60 क्यों गलत हुआ है, उसका सलूशन ढूंढिए, उस पर प्रैक्टिस करिए। जिस टॉपिक से सवाल गलत हुए उस टॉपिक के एक बार फिर से रिवाइज करिए। अगर आपका प्री नहीं निकला तो एक बार बैठिए और 10 पॉइंट लिखिए कि वो 10 कौन से वजहें हैं जिसकी वजह से हमारा प्री नहीं निकला, और उस पर काम करिए। और अगले 6 महीने तक अगर आप उस पर काम करेंगे तो अगला वाला प्री निकल जाएगा। असफलताओं से सीखिए आप, ऐसे ही आप असफलता से बच सकते हैं, बाकी और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक बात है सर कि असफल अगर आप हुए तो उसके पीछे का कारण ढूंढने की कोशिश करिए। 2022 में एग्जाम दिया, कारण सबको पता भी रहता है। कारणवा भैया ढूंढ लेथिन सब, ढूंढ लेते ना। हाँ, लेकिन जान थे कारणवा ढूंढ लेथिन, पे काम नहीं करते हैं। ये सबको पता। अब अहिन देखा जब फोन उन आवत है, अगर आप थोड़ा अवधि में बातचीत कर लीन जाए, हम सब तो अवधि भाषी यही ना, बच्चे भी विद्यार्थी अवधि ना समझ पा रहे होंगे तो उसको हम जो कठिन दोगे उसको नहीं, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। जो है अवधि अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो भाव समझिए थोड़ा सा। है क्या कि जैसे कुछ जने सब जाना थी, अब वहीं फ़ोन करी हैं, सर प्री 2 नंबर रुक गा, काहे रुक गा, बताइए हैं 4-5 पॉइंट। हाँ, अरे सर लास्ट टाइम प्रैक्टिस किया तहीं कम हो गई रही, मार्क तहीं कम लगाए पाए रहे, ए बिना जो ना हाँ हुआ जाए घबराई रहे। अब वो लास्ट टाइम सर थोड़ा गोलवा भरम दिक्कत हो गई रही तनी के, तो ए लिए रुक। सब पता है, सब पता है, तो हम कहे अगली बार ही ना हो चाहिए तो कैसे करवे? हाँ, अगली बार करेंगे सर प्रैक्टिस, लेकिन फिर अगली बार वही हो जाता। तो मतलब आपको खुद पता है कि आपने क्यों गलत किया है, सॉरी आपने गलतियां की हैं, तो उन गलतियों को सुधारना है ना भाई, है ना। सर मुझे लगता है कि एक चीज़ में मैं जोड़ना चाहूँगा, विद्यार्थी ने प्रतिदिन कितना काम किया उसको एक डायरी में नोट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं सुबह उठा, सुबह से लेकर के शाम तक मैंने अपने लक्ष्य के प्रति 2-4 चीज़ें अच्छे से देखा, पढ़ा, समझा और मैं उसको सीख भी लिया, तो रात में मुझे अपने आप को एक नंबर देना चाहिए कि भाई ये मेरा प्लस है। और अगर आज मैं नहीं कर पाया ना तो मुझे एक माइनस देना चाहिए अपने आप को, और महीने भर का एक रिजल्ट निकालना चाहिए कि मेरे कितने प्लस और कितने माइनस हैं। एक औसत निकालेगा ना बच्चा, तो उससे भी उसको एक एनर्जी मिलेगी कि चलो यार मैं कुछ डाउन जा रहा हूँ, मुझे और एफर्ट मारना चाहिए, या तो मैं अच्छा कर रहा हूँ, धीरे धीरे हो सकता है रिजल्ट में करना। बढ़िया बात विवेक सर ने कही। अब इसी को मैं थोड़ा दूसरे शब्दों में आपको बताता हूँ। ठीक बात कही, उसको थोड़ा और सरल शब्द में समझो कि जैसे मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं सर अरे सर डायरी अब ये करें वो करें, तो थोड़ा सरल शब्दों में विवेक सर की बात को मैं एलोबरेट करता हूँ। विवेक सर ये कहना चाह रहे हैं कि आपको टारगेट बेस्ड पढ़ना है, करेक्ट, ना कि टाइम टेबल बेस्ड पढ़ना है। लोग क्या करते हैं, 6 से 7 इतिहास, 7 से 7:30 चना भिगोए हुए हैं वो चबाएंगे, फिर उसके बाद 15 मिनट मोबाइल चलाएंगे। हाँ, 15 मिनट मोबाइल चलाएंगे, फिर उसके बाद 9 से 10 भूगोल, फिर उसके बाद 10 बजे विवेक सर की हिंदी वाली क्लास होती है वो देखेंगे, फिर उसके बाद सुबह 7 बजे जो है एक 20 मिनट शो चलता है वो देखेंगे। हाँ वो देखेंगे, 20 मिनट शो देख लेंगे। हाँ 20 मिनट शो फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम करेंगे, दाल फ्राई चावल खाएंगे, हाँ फिर उसके बाद सो जाएंगे और शाम को सब्जी की तैयारी, फिर उसके बाद 1-1 घंटे का टाइम टेबल। तो ये उनके लिए मैं कह रहा हूँ जो इलाहाबाद में रहते हैं, प्रयागराज दिल्ली में रहते हैं, खुद खाना वाना बनाते हैं, उन पे मतलब फोकस होके मैंने कहा। खैर बाकी लोगों को भी मैं देखता हूँ कि अपने यहाँ एक सुंदर सा
टाइम टेबल बना सा हाँ बनाए हुए हैं, उसको जुगनू कलर के हाइलाइटर से उसको हाईलाइट किए हुए हैं कि ना, हाँ 9 से 10, 10 से 11 उखाड़ के फेंक दीजिए, कोई मतलब नहीं है उसका। टाइम टेबल वेस्ट स्टडी यहाँ नहीं होती, यहाँ टारगेट वेस्ट होती है। आज का टारगेट फंडामेंटल राइट डीपीएसपी का पोस्टमार्टम करना है, आज का टारगेट है समास संधि अगर आती हो तो सर, ठीक है, हाँ हाँ सीसैट में आती है ना। तो अगर आज का टारगेट है कि आज हमें इसे तैयार ही करना है, और इससे रिलेटेड जितने सवाल प्री में आए हैं, जितने सवाल मेंस में आए हैं, सब हमें करने हैं। मतलब एक टॉपिक का टारगेट बनाइए, 2 टॉपिक 2 विषय लेके आपको चलने हैं, तो जो भी विषय आप लेकर चल रहे हैं उस टॉपिक का आप टारगेट बनाइए उस विषय से संबंधित, और उस टारगेट को कंप्लीट करिए। अब उसके बाद जो आपको समय मिलता है उसमें आप एडिशनल एमसीक्यू की वीडियो देख सकते हैं, सर की क्लास देख सकते हैं, हमारी क्लास देख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें आप जो है रिवाइज कर सकते हैं, जो आपने पुराना पढ़ा है वो रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन टारगेट रोज का फिक्स होना चाहिए और टारगेट सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए सर। जी सर बिल्कुल, पाठ्यक्रम के अनुरूप। ये बात पता नहीं आप समझ पा रहे कि नहीं, बहुत गहराई से बहुत बड़ी बात बोली है सर ने, कि आपको एक बार में अपने तैयारी के दौरान 2 विषय उठाने हैं, 2 बड़े विषय उठा लीजिए और एक सीसैट उठा लीजिए। करंट अफेयर तो छोड़ना ही नहीं सर, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक करंट अफेयर तो चलता ही रहेगा, वो तो फिक्स है। मैगजीन आपको पढ़नी ही पढ़नी है, करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है, दैनिक अखबार पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए हर बच्चे को जो तैयारी कर रहा है, मुझे लगता है, क्योंकि उससे उसकी लेखन क्षमता का विकास होता रहता है। वह तार्किक विश्लेषण क्षमता जब तक उसके अंदर डेवलप नहीं होगी तब तक, क्योंकि शिक्षक तो उसको लिखना नहीं सिखाएगा ना हाथ पकड़ के, वो प्राइमरी में कर दिया गया है, काखा गगा सिखा दिया गया है, ABCD सिखा दिया गया है, अब उसकी क्षमता के आधार पर वो लेखन कर लेगा। तो एक बार में 2 विषय उठाइए पढ़ने के लिए, जैसा कि सर ने कहा टारगेट, तो टारगेट बनाइए और टाइम मत नोट करिए कि मुझे 5 से 6 ये पढ़ना है, 8 से 9 ये पढ़ना है, 10 से 11 ये पढ़ना है। आप पूरे दिन 3 टाइम में डिसाइडेड है। जैसे आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं वो आपका सुबह का टाइम है, गुड आफ्टरनून आपका दोपहर का टाइम है, गुड इवनिंग आपका शाम का टाइम है। आप पढ़ाई को भी 3 टाइम में डिवाइड कर लीजिए कि ये काम मैं दिन में करूँगा, ये काम मैं दोपहर में करूँगा और ये काम मैं रात में करूँगा, जिसमें तीसरा काम अभ्यास से शामिल है, जिसमें करंट अफेयर शामिल है, प्रैक्टिस शामिल है, PYQs शामिल हैं, वीडियोज़ शामिल हैं, या आपने बैच ले रखी है तो पढ़ना शामिल है। उसको फिक्स करिए, तो मुझे लगता है कि विद्यार्थी बहुत सुटेबल तरीके से आगे बढ़ेगा और हौच पौच नहीं होगा। जैसे वो कई बार हड़बड़ा जाता है ना कि इतना करना है और मैं इतना कम किया हूँ, दूसरे बच्चों को ऐसे होता है ना कि हमारा दोस्तों हमको मिल गया तो कह रहा है कि यार हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है और अभी हम टारगेट लेके बैठे हुए हैं, तो अब हमारा मोरल डाउन हो जाता है कि भाई साहब उसने तो कंप्लीट कर लिया, मैं अभी पॉलिटी में चल रहा हूँ, तो हो सकता है कॉन्फिडेंस लूज हो जाए। तो इसलिए आप डरिए मत, लोगों को अपना काम करने दीजिए, हो सकता है कि उससे पहले आपका सिलेक्शन हो जाए। 100% सिलेबस अगर, अच्छा सर एक चीज़ और बताइएगा, क्या 100% पाठ्यक्रम अगर मैं नहीं कंप्लीट कर पाता हूँ तो क्या परीक्षा में बैठना चाहिए और मुझे अच्छे से रिजल्ट ला सकता हूँ, क्या मैं, मेरा सिलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। कितने प्रतिशत पाठ्यक्रम 100% तो मुझे लगता है कि शायद कम ही बच्चे कर पाते होंगे। नहीं सर, 100% पाठ्यक्रम कवर करना है, सारे सवाल लिख के आने हैं ना। मैंने क्या कहा, पहले ही बात पे चर्चा हो गई ना, एकेडमिक थोड़ी है। एकेडमिक एग्जाम में आप 5 में 4 सवाल, छोड़ने का ऑप्शन ही नहीं है यहाँ। एकेडमिक एग्जाम में आप 5 में 4 सवाल लिख के आए तब भी आप पास हैं, तब भी पास हैं। यहाँ अगर आप 5 में 4 तो आप फेल, रैंक नहीं, आप फेल है ना। आपको सारे प्रश्न करके आने हैं यहाँ। आप मेंस में 20 सवाल, मेंस में अगर 20 सवाल आए हैं तो 20 सवाल आए हैं तो 20 सवाल आपको करके आने हैं। आप वहाँ 19 सवाल करके आएंगे तो आप फेल हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं सर कि डिसाइड कर लेते हैं ये पढ़ना ये छोड़ना, ये पढ़ना ये छोड़ना, कितना ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल, ये देखिए, ये बात आपकी ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ सिलेबस पूरा पढ़ना है, लेकिन सिलेबस में क्या होता है, उपयोगिता के आधार पर हाँ, उपयोगिता के आधार पर आपको ये तय करना है कि कौन सा ऐसा है जो इस बार के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है और कौन सा ऐसा है जो रेलिवेंट नहीं है। अच्छा, ये रेलिवेंसी कैसे समझते हैं सर? मैं इस पे भी, रेलिवेंसी समझते हैं, पहला करंट अफेयर, दूसरा PYQ। करंट अफेयर और PYQ, प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे प्रीवियस ईयर में क्या है, जैसे पॉलिटिक में बात करूं, पॉलिटी में बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है लोकल गवर्नमेंट, पिछले 5 साल से ट्रेंडिंग रहा है, इस बार भी मेंस में सवाल आने की संभावना है ना, क्योंकि पिछले 5 साल से नहीं आया है तो आने की संभावना, प्री में आता ही रहा है। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर से इंस्पायर होते हैं। बच्चों को ये नहीं समझ में आता है सर कि जैसे वो पूरा पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो उनको लगता है कि प्री वाला पॉलिटी पढ़ लेंगे फिर मेंस वाला बाद में टीचर से पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि इस पे एक बार थोड़ा सा आप बताइएगा कि ये प्री वाला और मेंस वाला जो बच्चे अलग अलग, ये बिल्कुल गलत डायरेक्शन है। प्री वाला पॉलिटी पढ़ लेंगे फिर उसके बाद मेंस वाला, यही वजह से तो 10 साल लागत है। पता नहीं कैसे ये लोग अलग अलग ना मैं आपको बताता हूँ 10 साल कैसे लगता है। हालांकि ये गलतियां सब ने करी, हम लोगों ने भी गलतियां करी, हम लोगों ने भी इन गलतियों से सीखा। आपने आज तैयारी करी, जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा, मई में एग्ज़ाम होगा, आप प्री पढ़ लिए, प्री पढ़ने के बाद मई में आपने बहुत अच्छी प्री पढ़ी,
और आपका प्री निकल गया, फिर उसके बाद आपके पास 4 महीने का समय बचा मेंस के लिए। अब 4 महीने का समय मेंस के लिए बचा, मेंस 4 महीने में तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आप मेंस लिखे, अब मेंस जैसे ही आप एक बार लिखे आप बन गए मठाधीश। आपको ये लगने लगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस, मैंने मेंस लिखा है। फिर अब उसके बाद क्या हुआ कि उस बार आप सिलेक्ट नहीं हुए, फिर नोटिफिकेशन आया, फिर 4 महीने प्री के लिए लगे, फिर आप प्री दिए, फिर दोबारा आप मेंस देने गए, फिर आपके पास सिर्फ 4 ही महीने था, फिर आप मेंस लिखे। अब आप बन गए डबल मठाधीश, क्योंकि आपने 2 बार भैया बन के सलाह देंगे पूरे। अब आप भैया बन के पूरी हॉस्टल में सलाह देंगे कि हमने क्या लिखा, मेंस लिखा। अब उसमें गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि अगर मेंस पहले पढ़ लिया जाता, उसके बाद प्री दिया जाता, तो आपका प्री भी निकलता और आपका मेंस भी लिखता। इसीलिए कहा जाता है कि पहले पूरा तैयार कर लो, तैयार करने के बाद आप अटेम्प्ट दो और बढ़िया आराम से प्री निकालो। अब इस बात की जरा सी भी गुंजाइश नहीं है कि प्री निकालने के बाद अगर आपने मेंस का कंटेंट पहले नहीं पढ़ा है तो उन 4 महीनों में मेंस तैयार करके आप मेंस निकाल लेंगे। जरा सी भी इस बात की गुंजाइश नहीं है। हाँ, कुछ लोग, हो सकता है कि भगवान का वरदान हो किसी को और 4 महीने में बहुत अच्छी पढ़ाई कर लिए, क्योंकि मेरे एक कुछ बच्चों का IQ अच्छा होता है सर, लेकिन वो बच्चे पूरे एक्सेप्शनल है भाई। परीक्षा में एक बच्चा होता है, लाख में एक बच्चा ऐसा होता है जो 4 महीने में सब कुछ पढ़ ले और अच्छे से पढ़ ले और उसको किसी प्रकार का प्रेशर भी ना हो, वो लाख में एक है। कि 12-12, 15-15 घंटे दे सके, उसका IQ उस लेवल पे काम कर रहा हो, उसका मस्तिष्क उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहा होगा, लेकिन सबके साथ ये नहीं होता है। तो यानी अगर करेक्ट अप्रोच की बात करें तो आप किताब पढ़िए। जब तक आप किताब पढ़ने की आदत डेवलप नहीं करेंगे तब तक प्री और मेंस दोनों से आप बाहर हैं, क्योंकि आप बुक पढ़ेंगे ना तो आपकी लेखन क्षमता का विकास होगा। हर विषय की भाषा शैली भिन्न भिन्न होती है। निबंध लेखन करने जाएंगे तो उसकी भाषा अलग है, पत्र व्यवहार की भाषा अलग है, और पॉलिटी की भाषा अलग है, ज्योग्राफी की भाषा अलग है। तो ये सारी भाषाएं कब आप डेवलप करेंगे? जब आप इन सारे विषयों को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, उनके लेखकों को पढ़ेंगे, उनकी विचारधारा को समझेंगे, उसकी उपयोगिता को समझेंगे। जब ये सारी चीज़ें आप करने लगते हैं तब आपकी कलम चलती है। मैं देखता हूँ अक्सर सर, मैं निबंध पढ़ाने जाता हूँ तो बच्चे कहते हैं कि सर आपने केवल 10 निबंध पढ़ा करके ख़त्म कर दिया है क्लास को। तो मैं कहता हूँ कि क्या चाहते हो कि मैं 1 साल 365 निबंध पढ़ाता रहूँ? तो कहते हैं कि सर अगर आप 25-50 करवा देते तो हम लोग का और विकास नहीं हो जाता, उसी में से फंस जाता। उसी में फंस जाता। हाँ, तो मुझे बड़ी हंसी आती है सर कि पता नहीं क्यों ये लोग भगवान बनाने पे तुले हैं। गलती से कभी एक आध फंस जाए तो अलग बात है। हम विषय और तरीके बता सकते हैं कि करंट में ये मामला चल रहा है, देखो इसको आप इस विषय से जोड़ भी सकते हो सकता है इस विषय पर सीधा प्रभाव बने। जैसे अभी AI चल रहा है मामला, तो हो सकता है कि AI पर डायरेक्ट निबंध पूछ लिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, पूछा भी गया है। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव का विद्यार्थियों पर प्रभाव, बढ़ते प्रभाव से विद्यार्थियों का जीवन, इस बहुत सारी चीज़ें, जैसे वृद्धावस्था की अवस्था को लेकर के 2023 का निबंध था, पूछा गया है कि महानगरों में वृद्धों की समस्या पर प्रकाश डालिए, उनकी समस्याओं को देखिए। तो अब बच्चा ये सब चीज़ें लिखने के लिए क्या लेके आएगा? कंटेंट कहाँ से लेके आएगा? भाई अखबार पढ़ना पड़ेगा, मैगजीन पढ़नी पड़ेगी, कई सारे विषयों का अध्ययन करना पड़ेगा, तभी तो इसको एलेबोरेट करेगा, तभी तो लिख पाएगा। मैं आपको विवेक सर इसमें एक बात बताऊँ, हालांकि ये बात आज के दौर में बहुत ज़्यादा फिट नहीं बैठती, लेकिन आपका रोल या टीचर का रोल क्या है पता है आपको? सही मामले में सिविल सर्विसेज में टीचर का क्या रोल है? मार्क दिखा देना। बच्चे ने कहा ये सवाल है, इस सवाल का आंसर, टीचर का रोल ये होता है इस सवाल का आंसर बच्चा यहाँ मिलेगा, जाके पढ़ लो, उसको अच्छे से पढ़ लेना। ये रोल है टीचर का। ये प्रश्न है, ये इसका उत्तर है, ये उत्तर यहाँ मिल रहा है और यही यहाँ से हम लेके सीख के आए हैं, यहाँ से आप पढ़ लीजिए। हम आज ये करते हैं, फिर भी आप भ्रमित हैं। मैं बताता हूँ, हमारी भूमिका सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि मैं आपको बताऊँ। आप कह रहे हैं सर GS पेपर 2 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस आती है। मैंने आपसे कहा 9th और 11th की NCERT, लक्ष्मीकांत, प्री का पेपर, मेंस का पेपर, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट, गवर्नेंस की ये वाली किताब, इतना लो और कंबाइन करके पढ़ो। तो आपने क्या कहा? आपने कहा अच्छा सर इतने में हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपके सामने समस्या क्या आई? अब आप पहला रोल हमने निभा दिया, हमने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे करना है। अब आपके सामने सर कठिन है विषय, तो आपने क्लास कर ली। अगर आपका IQ अच्छा है, आप समझ पा रहे हैं किताबों से, तो आप उससे हो जाएगा आपका। अब आपने कहा कि कठिन है, तो आपने हमारी क्लास करी, हमने पढ़ाया, अब चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हमारी भूमिका समाप्त है। इसके बाद आपको अपना जुझारूपन दिखाना है। अब आपको प्री और मेंस के सवाल ढंग से सॉल्व करने हैं। अब आप ये कहें कि हम मेंस पूरा लिख दें और वही आ जाए, संभव नहीं, तो वो संभव नहीं। अब आपको मेंस के पुराने जो आए हुए सवाल हैं उस पर प्रैक्टिस करनी है। अब आपको मॉडल क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करनी है। अब आपको टेस्ट सीरीज लगानी है और कोई नया सवाल आया तो ये नहीं था
शामिल ही नहीं किए थे इसको, उन नोट्स में नहीं था। ये देखो नया आया, मतलब जो संभव है चीजें नया आ सकता है। आपने जो चीजें बताया कि ये चीजें पढ़ लो, ये हमारा रोल जरूर रहेगा कि आप जब उसको पढ़ रहे होंगे तो उसमें हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो, राइट, हो सकता है कोई क्रॉस क्वेश्चन आए, बिल्कुल हम उपलब्ध हैं। हाँ, वो शिक्षक की भूमिका है। हाँ, मतलब हमें विद्यार्थी को विचारशील बनाना है। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा था कि हमें विचारशील बनाना है। विद्यार्थी क्या चाहता है कि एक फोटोस्टेट कॉपी मिल जाती तो मजा आ जाता। विद्यार्थी शिक्षक से ये चाहता है कि शिक्षक हमें एक फोटो कॉपी प्रोवाइड कर दे, और हम चाहते हैं कि आप अपने भीतर इनोवेशन की क्षमता डेवलप करिए, आप विचारशील बनिए, आपके अंदर चिंतन पैदा होना चाहिए। भाई अगर एक चीज़ किसी ने बताई, दूसरी चीज़ ढूंढने की क्षमता होनी चाहिए। कुछ विद्यार्थी होते हैं, मैं देखता हूँ सिलेक्टेड में 90% प्लस जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और जो तैयारी कर रहे हैं अच्छे विद्यार्थी हैं, अगर ये चीज़ कहो कि इसका मतलब इसकी कमियाँ क्या है। जैसे मैंने पढ़ाया CAG, अब CAG मैंने पढ़ाया, CAG की मैंने लिमिटेशन बताई, तो एक विद्यार्थी होगा वो सोचेगा कि जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, अब भाई जैसे मैंने एक संवैधानिक निकाय पढ़ाया विवेक सर, अब उसकी कमियां बताई, तो वैसे ही दूसरे संवैधानिक निकाय की भी कमियां आएंगी। बस ये है कि कमियां दूसरी होंगी, अब उसको आप ढूंढ सकते हैं, यस, उसको आप गूगल कर सकते हैं, यस, उसको आप किताब से पढ़ सकते हैं, यस, क्योंकि भावना पता है, भावना तार्किकता बढ़ी। एक बच्चा ऐसा है कि हमने CGI पढ़ाया, CGI की लिमिटेशन बताई, तो उसी तरह जाके वो AGI भी पढ़ लेगा, UPSC भी पढ़ लेगा, उसको भी देख लेगा, समझ जाएगा। और एक ऐसा है जो उतने तक सीमित ना कमेंट में लिखेगा वो UPSC और वो छोड़ दिए हैं। ये 2 टाइप का अप्रोच है। लेकिन वो जो बच्चा जिसने क्यूरियोसिटी दिखाई, जो गया खुद से काम किया, वो सिलेक्टेड है आगे चल के, और जिसने नहीं दिखाई वो पीछे जा रहा है। इसी विचार क्षमता की जरूरत है, इसी विचार क्षमता की जरूरत है। ये ओवरऑल इस पॉडकास्ट का कंक्लूजन यही है कि आप विचारशील बनिए, तार्किक बनिए, चिंतन करिए, आप अपने स्वयं के अंदर विचार डेवलप करिए। अगर नहीं आएगा विचार तो मीन्स नहीं लिख पाएंगे, है ना। और विवेक सर, मैं आपसे, जैसे अब आप हमारे साथ मौजूद ही हैं, तो एक बात है जो मैं आपसे पूछता हूं, कुछ बच्चों ने मुझे भेजा था जी। आप हिंदी के मास्टर हैं तो हिंदी वाले बात ही आपसे पूछेंगे। निबंध और पत्र लेखन में पहली चीज़ तो ये बता दीजिए, निबंध पत्र लेखन पर जो डर है वो कैसे समाप्त किया जाए। दूसरी चीज़ ये बता दीजिए कि इसे कब शुरू करना चाहिए। तीसरा ये बता दीजिए कि किस लेवल तक इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं पता है, बाद में होगा, एग्जाम के टाइम पे 10 दिन में कर लेंगे। हाँ, एक बात पहले, मैं प्रश्न का जवाब विवेक सर दें उससे पहले मैं आपको एक बात पहले बता देता हूँ कि हिंदी रैंक दिलाती है। ये जो निबंध का 150 नंबर है, वो बात भले आप दूसरी भाषा में लिख रहे हैं, और ये आलेखन वाला जो आपका पार्ट होता है 150 नंबर का, इस 300 नंबर पे अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं तो आपको बनना है लेबर टैक्स कमिश्नर, तो आप बन जाएंगे SDM। करेक्ट। ये आपको टॉप 50 टॉप 100 में खड़ा करने, क्योंकि यहाँ से आप नंबर उठा सकते हैं। तो आप बताएं सर कैसे किया जाए निबंध के लिए। सबसे पहली चीज़ तो बच्चा जब 2 विषय, जो पढ़ने की बात हुई ना कि 2 विषय मजबूत उठाइए, तो उसी के साथ साथ वो देखिए होता क्या कि ये विषय बहुत संतुलित विषय है, मतलब फिक्स है। और जैसे मुहावरा आपसे पूछा गया, 3 नंबर का एक प्रश्न मुहावरे का होता है। मज़े की बात यह है, क्यों इसमें ज़्यादा नंबर मिलते हैं, क्यों ये रैंक दिलाता है, क्योंकि यहाँ पर परीक्षक अगर आपका उत्तर सही है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ ये होता है, और इसको एक वाक्य में प्रयोग करके हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि भैया गैन गावे और कहा था कि राग सही ना आवत बात, कहा था नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो अब कुल मिलाकर के अगर ये अर्थ सही है और वाक्य प्रयोग में ठीक है, तो मैं चाह करके भी आपको 2.5 नंबर नहीं दे सकता हूँ, 2 नंबर नहीं दे सकता हूँ, ना तो 3.5 नंबर दे सकता हूँ। 3 नंबर के प्रश्न का सीधा 3 नंबर। यानी कि अगर इस बच्चे ने एक कोशिश की और एक बार शिक्षक के समूह के साथ या तो खुद से भी अगर ट्राई करना चाहे, तो चूंकि हिंदी भाषी क्षेत्र से हम लोग आते हैं तो बहुत आसानी से खुद से भी कर सकते हैं कि एक बार उसके व्याकरण को अच्छे से समझ लीजिए, लिख करके उसका अभ्यास कर लीजिए। तो कुल मिला के कब से करना चाहिए, क्योंकि CSAT में आपकी हिंदी है ही 25 क्वेश्चन की, वो आपको पास कराने में मदद करती है, उसके बिना सामान्य दिन किसी काम का रह नहीं जाता। तो मुझे लगता है कि जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, उसी दौरान आपको सामान्य हिंदी और व्याकरण वाले पक्ष पर, आलेखन वाले पक्ष पर काम करना शुरू कर देना चाहिए, और 2 महीने में तैयार भी हो जाता है। इसके बाद केवल आपको PYQs लगाने होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पत्र लेखन के लिए क्या करना चाहिए, एक तो व्याकरण वाला पक्ष मैंने बता दिया, एक पुस्तक आप खरीद लीजिए,
पुस्तक के लिए भी मैं अक्सर क्लास में बताता रहता हूँ, चाहे आप हरदेव बहारी को खरीद लीजिए, चाहे आप वासुदेव नंदन प्रसाद को खरीद लीजिए, वासुदेव नंदन प्रसाद को खरीद लीजिए और पढ़ डालिए एक बार। पहले ये भी देख लीजिए क्या क्या आता है, पता चला बहुतों को सिलेबस ही नहीं पता। और मैं बार बार कहता हूँ कि आपका पाठ्यक्रम ही आपका हिंट है। परीक्षा में आपका पाठ्यक्रम एक हिंट का रोल प्ले करता है सर, और उस पाठ्यक्रम से जो PYQs हैं वो बताते हैं डीपनेस ऑफ टॉपिक, कि वो टॉपिक की डीपनेस कितनी होनी चाहिए, कितना अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है। अच्छा सर, मतलब विवेक सर ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदी और निबंध के लिए आप जैसे दो विषय लेकर तैयार कर रहे हैं वैसे उसे भी आप शामिल कर सकते हैं। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा, विवेक सर आप सहमत हो तो बताइएगा। जैसे निबंध जो है अलग अलग विषयों से संबंधित रहता है, चाहे वो राजनीति हो चाहे वो कल्चर हो। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र पढ़ लें, उसके बाद आप निबंध को शुरू करेंगे तो और भी बेहतर होगा और आसान होगा, क्योंकि आपके पास तर्क क्षमता होगी, आप उस विषय से जोड़ करके उसको लिख पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि जब आपके 2-4 स्टैटिक वाले पार्ट वाले सब्जेक्ट तैयार हो जाए, कुछ बुक्स पढ़ रखे हो, सब्जेक्ट्स आपके, फिर उसके बाद आप निबंध शुरू कर सकते हैं। एनसीईआरटी पकड़ हो, भाषा शैली ठीक ठाक विकसित हो जाए तो निबंध पे आना चाहिए। पहले ही दिन से निबंध पे मत आ जाइए, पत्र लेखन पे आ सकते हैं, क्योंकि वो एक सीधा सीधा डेटा है। आपको एक बता दिया जाएगा कि ये प्रारूप होता है, इस प्रारूप पर ये चीजें यहाँ लिखी जाती हैं, और वो बच्चा 1-2 बार अभ्यास करके सीख भी लेता है। तो अच्छा, एक बात जाते जाते जल्दी बता दीजिए विवेक सर। जी सर। ठीक है, किस माइंडसेट के साथ विद्यार्थी को अपने पाठ्यक्रम पर काम करना चाहिए? सर अगर बच्चा एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर के चले, जैसे आजकल के विद्यार्थियों की समस्या ये है कि वो सोचता है कि मैं कई सारी परीक्षाएं एक साथ दे लूँगा, जो कि नहीं करना चाहिए अमूमन। हो सकता है कि आप वही फिजिक्स, वही हिस्ट्री पढ़ के, वही ज्योग्राफी पढ़ के, वही इकोनॉमिक्स पढ़ के, वही करंट अफेयर पढ़ के आप रेलवे का भी एग्ज़ाम निकाल लें और आप एसएससी का भी एग्ज़ाम दे लें। हो सकता है कि आप उसी के दम पे यूपीएसआई भी निकालने लग जाएं, वनडे एग्ज़ाम भी देने लग जाएं, उसी के दम पे आप यूपीपीसीएस और यूपीएससी तक पहुंच जाएं। तो ये जो बच्चों का एक दायरा होता है ना, कि उस रास्ते में चलते चलते जितनी दुकानें आएंगी सब दुकान से हम आइसक्रीम खा लेंगे, ये व्यवस्था थोड़ी सी गलत है। क्योंकि प्रत्येक परीक्षा में आने वाले इन प्रश्नों के, जैसा कि हमने कहा ना कि PYQ के आधार पे, तो वो डीपनेस बता देती है, तो सारे नहीं पॉसिबल हैं सर। ये जो माइंडसेट है वो क्लियर रखना चाहिए कि मुझे यूपीपीसीएस का मतलब यूपीपीसीएस, और उस पर 2 साल, मतलब सर के कहने का ये अर्थ है कि जो जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा की आप तैयारी करें, हर संडे जो एग्जाम लगा रहता है वो मत करिए। हाँ, उस परीक्षा से संबंधित अगर कोई परीक्षा है जिसका सिलेबस समान है तो चीजें चल सकती हैं। जैसे पीसीएस के साथ लोग आरओ दे सकते हैं, बीओ दे सकते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा कि उसमें मैंने अच्छा परिणाम लाया। हो सकता है आपके सिलेक्शन भी हो जाए, तो वो आपकी तैयारी में मदद करेगी कि भाई आप प्रिपेयर्ड थे, आप आरओ के पद पे गए, 2 साल बाद आपका यूपीपीसीएस। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि टारगेट जो आपने बनाया है उसी टारगेट पे आपको रहना है, टारगेट पे रहिए। लोक सेवा आयोग की परीक्षा दे रहे हैं तो लोक सेवा आयोग की ही परीक्षा दीजिए। बिल्कुल। अच्छा सर, अब बहुत समय भी हो गया है, तो हम लोग जो है पर्याप्त प्रश्नों के जवाब मिल गए हैं। अंतिम बात एक आप बताइए कि बुक्स प्लस एनसीईआरटी, हालांकि इस पे चर्चा हो गई है, लेकिन एक लास्ट फाइनल पॉइंट, बुक्स प्लस एनसीईआरटी यदि बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ना ही चाहिए, आपने अभी कहा ही कि दोनों जरूरी है क्योंकि विचारशील करेगी आपको। बुक्स प्लस एनसीईआरटी के साथ हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? हमारा स्टडी आईक्यू परिवार, जैसे कि बुक्स और एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ आपको ऐसा लग रहा है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, लगता है ना? पहले तो आप किताबें पढ़िए, मैं आपसे कह रहा हूँ आप किताब पढ़िए, आप एनसीईआरटी पढ़िए। अगर आपको लग रहा है कि हो जाएगा आपका, तो हमारी ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं हो जाएगा, कुछ सरलता चाहिए, लोगों का गाइडेंस चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए, तो हम इसमें क्या मदद कर सकते हैं सर? हमारे पास क्या प्रोग्राम है इसके लिए? स्टडी आईक्यू परिवार में आरंभ बैच चलती है। आरंभ बैच के माध्यम से बच्चा एडमिशन ले करके कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकता है, जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू तीनों, कंप्लीट प्री मेंस और इंटरव्यू कराते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेंस लिख रहे हैं तभी हम आपका इंटरव्यू कराएंगे, हम हर बच्चे का इंटरव्यू कराते हैं। इससे क्या होता है कि उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उसको ये फील भी होता है कि ये तरीका है और इस तरीके को डेवलप करने के लिए ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि आरंभ एक फाउंडेशन बैच है, उसमें बच्चा एनरोल कर सकता है। एनरोल करके एक कंप्लीट 2 साल का प्रोग्राम होता है, एक 4 साल का प्रोग्राम होता है। 2 तरह की। अच्छा, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो जैसे कोई बच्चा बिल्कुल नया है सर, एकदम कोई जानकारी नहीं है, अभी इंटर पास आउट हुआ है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, तो वो हमारे प्लेटिनम बैच का हिस्सा बन सकता है। उसमें हम अपने
टॉप मेंटोर्स के थ्रू लिखी गई अच्छी पुस्तकें हैं वो उसके घर पे भेजते हैं ताकि वो उन्हीं किताबों को पढ़े। हम उसको एनसीईआरटीज़ पहले देते हैं पढ़ने के लिए कि आप एनसीईआरटी पढ़ो। उस एनसीईआरटी को एक टीचर ने पढ़ाया होता है जिससे कि यूपीपीएससी के स्तर पे उसकी समझ एनसीईआरटी से डेवलप की जा सके। क्लास 6 में उसने पढ़ी होगी, 7 पढ़ी होगी, खुद से पढ़ा होगा, बट वो स्तर अभी प्राप्त नहीं किया होगा, तो टीचर उसको देता है। अब पूरा सिलेबस भी उसमें पूरा पढ़ाते हैं। सिलेबस भी कवर कर दिया जाएगा। और सेकंड थिंग कि सर हम जैसा कि अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कि पीवाईक्यू करें, तो हम पीवाईक्यू खुद ही करा देते हैं। पहले 10,000 प्लस पीवाईक्यूज करा देते हैं जिससे कि बच्चे को क्वेश्चन पाठ्यक्रम में जितनी चीजें हैं उसकी डीपनेस समझ में आ जाए कि भाई इस व्याख्या सहित चर्चा जिससे सब कुछ कवर अच्छा, हो। जब एक टीचर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करता है उसकी थिंकिंग और एक स्टूडेंट की थिंकिंग में फ़र्क होता है, तो काफ़ी कुछ उसको सीखने को भी मिल जाता है। थर्ड थिंग कि सर हम उसका फिर एक रिकॉर्डेड बैच दे देते हैं और एक लाइव बैच दे देते हैं। रिकॉर्डेड और लाइव देने से होता क्या कि उसको एक ही बैच में एक ही सब्जेक्ट के दो टीचर मिल जाते हैं। अब मान लीजिए कि लाइव वाले टीचर से वो नहीं समझ पा रहा है, उतनी अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही। कई बार सर लैंग्वेज बैरियर भी होता है कि जो पढ़ा रहे हैं लाइव में वो हिंदी ज़्यादा बोलते हैं, उनको थोड़ा इंग्लिश ज़्यादा चाहिए थी, तो रिकॉर्डेड में इंग्लिश ज़्यादा है, वो देख लीजिए आप। एक फ़ायदा ये हुआ। प्लस कई बच्चे होते हैं जो बहुत क्यूरियस होते हैं कि नहीं जल्दी पढ़ना चाहते हैं, 12 घंटे नहीं पढ़ूंगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, फलाने टॉपर ने कहा था कि 10 घंटा पढ़ते थे हम, तो इसलिए उसको लगता है कि नहीं हो पाएगा। तो वो हो सकता है कि लाइव में 2 क्लास चल रही है तो पीछे से और क्लासेस कवर करना चाहे तो वो करेगा। और सर इसमें जो खास बात है कि हम लोग उसका सेक्शनल टेस्ट अलग से लेते हैं, मेंस पे फोकस्ड रहते हैं और कंप्लीट टेस्ट भी लेते हैं जो एग्जाम की तरह ही होता है, उसकी कॉपी चेक करने की व्यवस्था करते हैं। तो उसको 0 टू हीरो लेवल का बनाने का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन स्टडी आईक्यू परिवार देता है। कहने का अर्थ ये गोल्ड है ये है कि गोल्ड में जो बच्चा पहले से किसी कोचिंग संस्थान से पढ़ चुका है या पहले वनडे एग्जाम की अच्छी तैयारी करता था और लगभग सिलेक्शन के कंडीशन में सिलेबस पढ़ाया जाएगा। अलग से हम आपके लिए कोई एफर्ट नहीं मारते, मतलब जो सिलेबस प्लेटिनम में होता है वही पढ़ाते हैं, लेकिन इसमें आपको एनसीईआरटी नहीं देंगे, किताबें नहीं देंगे, अलग से पीवाईक्यू नहीं कराएंगे, वो आप खुद से कर सकते हो। तो मतलब सर ने जो बताया मैं ओवरऑल कंक्लूड कर देता हूँ। हमारे पास 2 तरह के बैचेज हैं, एक गोल्ड में आपको मिलता है कंप्लीट सिलेबस, साथ ही साथ गोल्ड में आपको मिलता है मेंटोरशिप जो कि सही दिशा के लिए ज़रूरी है। गोल्ड में आपको मिलता है करंट अफेयर मैगजीन और गोल्ड की जो वैलिडिटी होती है वो 2 साल की होती है। ये उन बच्चों के लिए है जिनको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है। प्लेटिनम उनके लिए है जो किताब और टेस्ट सीरीज के अलावा कुछ भी खरीदना नहीं चाहते, वो चाहते हैं सब कुछ स्टडी आईक्यू से मिल जाए। तो प्लेटिनम में आपको मिलता है कंप्लीट सिलेबस, लाइव पढ़ाया जाता है 1100 प्लस घंटे, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, 4 साल की वैलिडिटी, एक फाउंडेशन बैच एक्स्ट्रा, प्री से पहले आपके रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए एक प्री का क्रैश कोर्स रिकॉर्डेड मोड में, एनसीईआरटी एनसीईआरटी रिकॉर्डेड मोड में, साथ ही साथ एक फाउंडेशन बैच एक्स्ट्रा, साथ ही साथ मेंस की आंसर राइटिंग के लिए मेंस से पहले आपको एक आंसर राइटिंग बैच एक्स्ट्रा, किताबें आपके घर जाती हैं। तो प्लेटिनम एक ऐसा बैच है जो कि सारगर्भित अप्रोच विगनर के लिए है, पूरा का पूरा कंप्लीट अप्रोच डेवलप करने के लिए, पूरी की पूरी कंप्लीट तैयारी के लिए। हाँ, ये तभी आपके लिए उपयोगी होगा जब आप खुद विचारशील होंगे, खुद चिंतन करेंगे, खुद किताबों को इसमें शामिल करेंगे। जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया, मैं अगर किसी आरंभ बैच में, जैसे मैं सर आरंभ 13 में 8 में पढ़ा रहा हूँ, अभी आगे चल के भी कुछ आरंभ में क्लास लगेगी, तो अगर मैंने किसी टॉपिक को पढ़ाया उसको जाके आप लक्ष्मीकांत से रिवाइज कर ले रहे हैं, आप जाके पढ़ ले रहे हैं, हो सकता है मैं कुछ बातें ना बताऊं, वहां से आपको एक्स्ट्रा मिल जाए, आप अलग खोज रहे हैं, आपके लिए एकदम बेस्ट हो गया फिर वो। तो आप पुख्ता कर लिए कि एक बार पॉलिटी तो मैंने पढ़ लिया। अच्छा सर, एक बार और, बच्चा जो एक टीचर से एक बार पढ़ ले और उसको बुक से रिवाइज कर ले, नोट्स बना ले, अब समय क्यों खराब हो रहा है? एक टीचर से एक बार पढ़ के खत्म करो ना भैया। 5 बार 5 टीचर से पॉलिटी पढ़ना और 5 बैचेज लेने की जरूरत नहीं है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। सर एक चीज़ और हमारे बैच में बहुत अच्छी होती है कि जो बच्चा हमारे बैच में जुड़ करके प्री क्वालिफाई कर लेता है ना, हम उस बच्चे की पूरी फीस वापस कर देते हैं और मेंस और इंटरव्यू उसको फ्री में कराया जाता है। स्टडी आईक्यू परिवार की जो सबसे खास बात मुझे लगती है वो यही मतलब कहने का मतलब ये है कि गोल्ड और प्लेटिनम अगर आप परचेज करते हैं और आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी पूरी की पूरी फीस वापस हो जाती है जितनी फीस आपने दी हुई है। और एक चीज़ और ऐड करेंगे सर, हमारे यहाँ एक कोड का अरेंजमेंट किया जाता है कि उस कोड को स्पेशली आप लगाते हैं तो उस कोड के थ्रू आपकी फ़ीस कम हो जाएगी। तो आप बच्चे हम लोग की क्लासेस लेते ही हैं तो किसी भी फैकल्टी का ही कोड लगाइए। फैकल्टी कोड लगाने से आपकी सबसे कम फीस में आपका एडमिशन हो जाता है। क्या कोडवा है आपके? कोड तो सर हमार रखे हैं बीके लाइव।
अच्छा अच्छा, हमारा है VL लाइव। आप लंबे हैं ना सर, इसीलिए BL लाइव रख दिया गया है। तो कुल मिला करके आप लोग इस कोड का इस्तेमाल करके बैच परचेज कर सकते हैं। इस टाइम पे न्यू ईयर ऑफर के रूप में डबल वैलिडिटी प्लस 50% डिस्काउंट और टॉप 100 स्टूडेंट के लिए सबसे कम फीस। आप इनरोल करके देखिए, नीचे कमेंट इस समय मतलब हाँ, इस समय ऑफर चल रहा है कि 13,999 केवल इसी रुपए में टाइम है आपको और मिलेगा। टॉप 100 स्टूडेंट के लिए है। उसके बाद टॉप 200, टॉप 300 से लेकर के टॉप 500 तक। अगर आप टॉप 100 में आते हैं तो आपको केवल 7,999 में गोल्ड और 13,999 में हमारा प्लेटिनम बैच मिल जाएगा। चलिए आज के लिए तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर ऐसे ही हम लोग सेशंस लेके बहुत आते बहुत रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का। और इसी अपना- तरह से बकतही हम लोग करते रहेंगे विवेक सर। बतकही सेशन हाँ, रहेगा हाँ, सर। और ये बतकही। हम ये भी कहना चाहेंगे सर कि आप लोगों ने इस सेशन से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, कुछ नई चीजें सीखी होंगी, 1-2 पॉइंट्स आप लेके जा रहे होंगे। तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, हमारी बतकही आपको कैसी लगी, आपके लिए कैसी उपयोगी रही। हमें अच्छा लगेगा, हम आपका कमेंट पढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि कमेंट पे जो आप लिखते हैं उससे एक नई ऊर्जा मिलती है, उससे इंस्पिरेशन मिलता है। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही सत्र में नई चीज़ों के साथ और नई बतकही के साथ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार। धन्यवाद।